सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री क्लास 12 टर्म 1 का आखिरी सेट का सॉल्यूशन, दैट मीन्स सेट नंबर 5 का डिटेल सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले हमारे जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो आपको पहले भी पता होगा ना कि टोटल क्वेश्चंस कितने आने वाले एग्जाम में। आपके टोटल 35 मार्क्स एग्जाम होंगे, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। टोटल 35 क्वेश्चन है, मतलब 1.5 घंटे में आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स, जिसके लिए 4 ऑप्शन, जिसमें से एक सही ऑप्शन आपको चूज करना है। अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन लिख रहा है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ CCl4R। ठीक है, CCl4 को हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बताओ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड वो क्या होता है हमारे, ये होता है हमारा मॉलिक्यूल्स, ये अणु है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, एक कार्बन है, इससे 4 क्लोरीन एटम क्या है, अटैच है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये हमारा मॉलिक्यूल्स होता है, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट टाइप के क्या है, एटम्स हैं। ठीक है, एक कार्बन है और एक क्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है द ऑयल यूज एज फ्रोथलिंग एजेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब बताओ फेन प्लवन विधि में फेन अभिकर्मक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब पहले बताओ कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम कहाँ यूज करते हैं। ये यूज करते हैं 4 सल्फ्यूरिक ओर के लिए। ठीक है, सल्फाइड ओर के लिए, सल्फाइड ओर के लिए हम यूज करते हैं कौन सा प्रोसेस, फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी फेन प्लवन विधि क्या कहते हैं, सल्फाइड ओर के यूज करते हैं। उसमें हम जो यूज करते हैं, जो ऑयल यूज करते हैं, वो ऑयल होता है हमारा पाइन ऑयल, यानी चीड़ का तेल यूज हम करते हैं इसमें। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा ए मेटल हैज FCC अरेंजमेंट। ठीक है, फेड सेंटर अरेंजमेंट है, मतलब केंद्रीय घनीय संरचना है, और जिसकी एज लेंथ है ऑफ यूनिट सेल कितनी है, वो हमें 400 पिकोमीटर गिवन है। देन फाइंड इट्स एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा। तो कैसा स्ट्रक्चर है, FCC स्ट्रक्चर है। FCC स्ट्रक्चर का आप अगर ऊपर से देखोगे तो कैसा नजर आएगा, 4 एटम्स कहाँ होते हैं, इस टाइप से। ठीक, और एक सेंटर पे होता है, फेस पर होता है। ये पूरी वैल्यू कितनी होती है, ये पूरा वैल्यू होता है हमारा किसके इक्वल, 4R के इक्वल। और इसकी साइड लेंथ अगर a है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2a। यहां से हम कह सकते हैं कि 4R की वैल्यू कितनी है, √2a के इक्वल। हमसे पूछा है R की वैल्यू, तो R की वैल्यू हो जाएगी √2a/4। अब क्या करना है, बस सिंपल वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो हमारा √2 और a की वैल्यू कितनी है, 400 पिकोमीटर, तो इसे लिख लेंगे हम 400 डिवाइड बाई 4। वैल्यू सॉल्व करो, ये हो गया 100 टाइम्स में कैंसल आउट, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1.414 इंटू 100। सॉल्व कर कितना आ जाएगा, 141.4 पिकोमीटर। अब देखो इसके नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, इसकी इस रेडियस के नियरेस्ट जो वैल्यू आ रही है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, यानी 142 पिकोमीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन आयोनिक कंपाउंड हैज ए BCC स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका BCC स्ट्रक्चर दिया है विथ एटम A ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर्स। जहां पर A एटम कहाँ है, उस BCC स्ट्रक्चर मतलब यूनिट सेल के कॉर्नर पर है। अब ये बॉडी सेंटर है, तो बॉडी पर, बॉडी का जो सेंटर होगा क्यूब का, उसके सेंटर पर कौन है, उसके सेंटर पर हमारा B बैठा हुआ है। तो पूछा बताओ उसका आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो एटम, ठीक है, एटम A कहाँ है, एट कॉर्नर पर है। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि टोटल 1/8 इंटू 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और एटम B एट कहाँ पर है, ये हमारा है सेंटर पर, तो सेंटर पर एटम कितना हो जाएगा, 1। तो इसका यौगिक फॉर्मूला क्या हो गया, इसका आयनिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओनली AB। ठीक है, और हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें से कौन है जो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, हमसे पूछा गया है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, NaCl हमारा क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसका एक और आंसर भी है, वो कौन है आपका, TiO2। ठीक है, वो आप कैसे करोगे, देखो NaCl का, ठीक है, जैसे NaCl, तो NaCl को अगर ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा Na+ और Cl-। Na में कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है। ठीक, बात करोगे आप कॉपर ऑक्साइड, तो ये होगा 2+ और ये हो जाएगा 2-। अब आप बात करोगे अगर FeO, तो Fe2-, ये +2। एंड सिमिलरली आप बात करोगे TiO2 की, तो ये हो जाएगा हमारा एक ऑक्सीजन पे -2, तो दो ऑक्सीजन पे -4, तो टाइटेनियम पे आ जाएगा +4। अब क्या करना है इसमें दोनों का है। ठीक है, देखो टाइटेनियम में क्या होगा, टाइटेनियम में d ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये अनफील्ड है, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। बात करोगे आप Fe2+ का करोगे, यानी इसमें आप Fe, ठीक है, करना किसका है, Fe2+ का करना है। इसका करोगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप CuO में अगर आप कॉपर 2+ का करोगे तो इसके d ऑर्बिटल में आएंगे 9 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, सोडियम में कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल है नहीं। ठीक, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, उस ऑर्बिटल में। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा NaCl भी है और TiO2 भी होगा। आते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा डायमंड इज एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, डायमंड किसका एग्जाम्पल है, तो डायमंड जो हमारा है वो एक कोवैलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। अब देखो डायमंड क्या होता है, डायमंड सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड है। ठीक है, वो क्यों होता है कि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स के थ्रू वो जुड़े होते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड भी इसे हम कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लो इसके कोवैलेंट सॉलिड के। इसका और एग्जाम्पल है हमारा कोवैलेंट सॉलिड का और एग्जाम्पल देख लो, ये होता है हमारा SiO2, सिलिका ऑक्साइड SiC, डायमंड आपका तो है ही। ठीक है, डायमंड किससे बना होता है, कार्बन। ठीक, इसके अलावा एक आप होता है ग्रेफाइट। ठीक, क्या होता है आपका हो जाएगा एक ग्रेफाइट। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ऐसा आपके कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, यानी इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। आपके क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी रेशियो पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, इसे मोल अंश कहते हैं। जैसे मान लो A क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मान लो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Nb, इसे लिखिए, ये क्या है हमारा सॉल्वेंट। ठीक, तो सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा मोल्स, सॉल्यूशन में जो मोल्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा Na+ Nb। और मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यानी हमसे किससे पूछा गया, सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालोगे तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स मोल अंश। इसका कोई भी SI यूनिट नहीं होता है ना, इसका नो SI यूनिट, नो, इसका कोई भी SI यूनिट नहीं होता है, ये भी पॉइंट याद रखना। आते क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है, तो हमें पता है कि सेल कांस्टेंट जो होता है हमारा, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को हम G से डिनोट करते हैं, और ये हमारा इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, ये होता है हमारा कंडक्टिविटी, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, इनटू रेजिस्टेंस, इनटू रेजिस्टेंस होता है हमारा, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। यानी कंडक्टिविटी K को हम क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी K को लिख सकते हैं हम G इंटू 1/R। ठीक, अब देखो K क्या है हमारा, कंडक्टिविटी गिवन है, G हमें सेल कांस्टेंट गिवन है, तो ये 1/R कहाँ आएगा, यही 1/R आएगा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक, क्योंकि K हमारा कंडक्टिविटी है, G हमारा सेल कांस्टेंट,
तो 1/r को हम क्या कहते हैं, 1/r को हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, टर्म याद रखना, r होता है रेजिस्टेंस, तो 1/r क्या होता है, 1/r होता है हमारा कंडक्टेंस, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा हमारा कंडक्टेंस यानी चालकत्व। आते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है गैलेना इज ए ओर ऑफ। ठीक है, गैलेना किसका ओर है। ठीक है, तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये होता है हमारा पीबी। ठीक है, लेड का ये ओर होता है हमारा गैलेना। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 10 है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम 3+। ठीक है, क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा। तो क्रोमियम का हमारा गिवन है एटॉमिक नंबर 24। हमें क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताना है, इसका क्या होगा आर्गन 18, ठीक, और 3D 3 and 4s0। ठीक है, हमें क्या था टोटल 24 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से 3+ है ना, क्रोमियम 3+ का निकालना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, इलेक्ट्रॉन निकलेगा पहले s ऑर्बिटल से, यानी अगर आप सिर्फ क्रोमियम का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो वो होता आर्गन Ar 3d5 4s1। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, पहला एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका s से, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आपका कहाँ से, d से। तो बच जाएगा क्या आर्गन इंटू 3d3 एंड 4s0। ठीक है, तो यहां से आपका 10 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के, डी ब्लॉक के तत्व को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब डी ब्लॉक के कुछ पॉइंट्स याद रख लो इसमें जो पूछे जा सकते हैं कि ये ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, ड्यू टू वैकेंट और पार्शियली डी ऑर्बिटल, और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल के कारण इसे कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 फिनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक डस्ट टू गिव। ठीक है, फिनॉल जब हमारा जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है बेंजीन। अब इसका देख लो रिएक्शन क्या होना चाहिए, तो क्या होता है हमारा, ये हो गया हमारा फिनॉल, ये हो गया हमारा फिनॉल। फिनॉल को हमको किसके साथ रिएक्शन कराना है, जिंक डस्ट के साथ। ठीक है, जिंक डस्ट के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें जो फाइनल मिलता है वो हमें मिलता है बेंजीन। ठीक, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन लिख दिखा रहा हूँ ताकि आपने अपने नोट्स में भी पढ़ा होगा तो आपकी चीजें एक बार रिवाइज हो जाए। आते क्वेश्चन नंबर 13 करें सैलिसल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, किस रिएक्शन के द्वारा सैलिसल्डिहाइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं राइमंड-टाइमन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है राइमंड-टाइमन रिएक्शन। अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। तो क्या होता है सैलिसल्डिहाइड कैसे बनता है, जब हम फिनॉल को रिएक्शन कराते हैं, ये हो गया हमारा फिनॉल। फिनॉल को जो हम रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंट ऑफ CCl3, CHCl3 क्या होता है क्लोरोफॉर्म विथ एक्वस NaOH, और इसमें दो टाइप, फर्स्ट रिएक्शन होता है और सेकेंड रिएक्शन क्या होता है फिर ये H+ के साथ। ठीक है, 2 स्टेप का रिएक्शन है, और फाइनली हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, हमें OH ग्रुप तो ऊपर होगा और यहाँ पर एक आज के ग्रुप जाता है एल्डिहाइड ग्रुप CHO, जिसे हम कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, ये इसे कहते हैं हम सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, इसे हम कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। ये और कौन सा रिएक्शन होता है, राइमर-टाइमन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 द IUPAC नाम ऑफ। ठीक है, इस कंपाउंड का हमें क्या बताना है, IUPAC नाम बताना है। तो IUPAC नाम बताने के पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीट पहले अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया हमारा OH, ये हो गया फिर से हमारा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम नेमिंग कहाँ से करते हैं, तो नेमिंग हमारा स्टार्ट होता है जहाँ जिस साइड से हमारा ये फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाए। ठीक है, उस साइड से हम नेमिंग करते हैं। तो देखो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 तीसरे पार्ट में आ गया। अगर आप राइट साइड से करते हैं तो ये 4th नंबर पे आता।
तो इसलिए हम कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से। तो हो जाएगा 3, 4, 5 एंड 6, टोटल कार्बन हो गया 6। तो हो जाएगा ये हेक्स, से 6 है तो हेक्स। चलो पहला बात तो मिल गया, ये होगा हमारा हेक्स। ठीक, उसके अलावा आप देखते हैं हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पर जुड़ा है, डबल बॉन्ड हमारा जो जुड़ रहा है वो हमारा 5th नंबर कार्बन पे है, तो इसको कहेंगे हेक्स 5 इन। ठीक, और अब देखो कि हमारा जो फिनॉल ग्रुप है वो कहाँ पर जुड़ा हुआ है, वो हमारा जुड़ा है कार्बन नंबर 3 पे। ठीक है, तो इसे करेंगे 3 ऑल। अब बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैल्सिनेशन यानी निस्तापन का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, कैल्सिनेशन का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो कैल्सिनेशन का यूज हम कहाँ करते हैं, ये होता है हमारा एक कार्बोनेट ओर। क्या होता है हमारा ये कार्बोनेट ओर, जैसे जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस टाइप के कार्बन के ओर के लिए यानी कार्बोनेट अयस्क के लिए हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 16 है, द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस फॉर क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए ब्रेविस लैटिस की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रख के जाना हमेशा। 14 होता है, रट के जाओ, 14 होता है, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। ब्रेविस लैटिस पूछा जाए क्यूबिक क्रिस्टल के लिए तो कितना होता है, ये वैल्यू 14। क्वेश्चन नंबर 17 है, द रेडियस ऑफ एन एटम इन ए बॉडी सेंटर क्यूब एज लेंथ ए। अगर बॉडी सेंटर्ड है तो बताओ, क्यूबिक सेल है तो बताओ उसके रेडियस कितना होगा। ठीक है, तो बॉडी सेंटर क्या होता है, बॉडी सेंटर ऐसा होता है कि एक क्यूबिक सेल होता है हमारा इस टाइप से। ठीक, ये होता है हमारा, इससे कहते हैं बॉडी सेंटर। इसमें एटम्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, एटम्स होते हैं इसके सारे कॉर्नर्स पे, ये सारे जो एज पॉइंट हो गए टोटल यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा एक एटम और होता है, वो कहाँ होता है, इसके सेंटर पे होता है। ठीक, इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। हमसे पूछा गया ना बॉडी सेंटर्ड के लिए, क्यूब के लिए। तो बॉडी सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है √3a = 4r। ठीक है, याद रखना, ये किसके लिए होता है, BCC स्ट्रक्चर के लिए होता है। तो यहाँ से आर के लिए कितनी हो जाएगी, आर के लिए हो जाएगी √3a/4। ठीक है, और हमारा करेक्ट 17 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ पॉइंट और याद रखते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है FCC के बारे में, ये तो BCC हो गया। FCC में क्या होता है, FCC में होता है हमारा, वो होता है हमारा 4r = √2a। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा FCC के लिए। अगर आपसे पूछा था सिंपल क्यूबिक, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक रिलेशन क्या होता है, सिंपल क्यूबिक जो आपका रिलेशन होता है वो होता है हमारा 2r = a। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स पे आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, आपसे BCC पूछा गया था, FCC और सिंपल क्यूबिक भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है यानी विलियम के वाष्प दाब में अवनमन बराबर किसके होता है। तो हमें पता है ये किस पे डिपेंड करता है, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनमें से एक है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी किस पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 सेट में पूछा गया, ये डिपेंड करता है सिर्फ उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला देख लो, P.A - PA/PA, ये क्या होता है, इक्वल टू होता है मोल x ऑफ B यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन नंबर 19, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.1 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज। ठीक है, कह रहा है कि बताओ अगर 7.1 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट है 100 ml के एक्वस सॉल्यूशन में, तो बताओ उसकी मोलरिटी कितनी होगी। तो सॉल्व करते हैं पूरी वैल्यू को। तो हमें गिवन है, गिवन मास कितने गिवन है, गिवन मास है हमें m, उसकी वैल्यू गिवन है 7.1 ग्राम। मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, मोलर मास। मोलर मास निकालेंगे Na2SO4 का, तो 2 टाइम्स ऑफ सोडियम, सोडियम का होता है एटॉमिक मास 23, प्लस सल्फर का एटॉमिक होता है 32, प्लस
4 है ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है हमारा 16। पूरी वैल्यू को सॉल्व करो, आ जाएगा 142 ग्राम। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किस में होगा, ये वॉल्यूम होगा हमारा ml में। तो वैल्यू को रखते हैं, गिवन मास है 7.1, मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारा 142 इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम गिवन हमें 100 ml। यहाँ से वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ और वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी, 71/142। इसको लिख सकते हैं 1/2 और 1/2 कितना होता है 0.5 मोलर। ठीक है, कितना आएगा, मोलरिटी आ गई हमारी 0.5 मोलर, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से हमारा क्वेश्चन किसका है, मोलारिटी का क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया गिवन है, हमें गिवन है मोलारिटी। ठीक है, हमें मोलारिटी गिवन कितनी है, वो है 3m। वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम हमें गिवन है वो है हमारा 3 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम भी हमें 3 लीटर में गिवन है। और हमसे किसका पूछा गया, हमसे पूछा गया है NaCl का। ठीक, तो पहले बताओ NaCl का हमें क्या निकालना पड़ेगा। तो बड़ा क्वेश्चन है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया ना, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या करना था, मोलारिटी गिवन हमें 3 मोलर, वॉल्यूम है 3 लीटर, वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, कितना आ जाएगा 9, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लिख रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब बेंजीन कितना है, वो सिर्फ 30% है बाय मास, किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो हमसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो लेट सपोज मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर लेट एज्यूम करते हैं, ठीक है, मान रहे हैं कि अगर 100 ग्राम है, तो इसमें मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, उसमें बेंजीन कितना है, सिर्फ 30% है। तो 30% कितना हो जाएगा, यानी 30 ग्राम होगा। अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो 30 ग्राम हो गया बेंजीन। तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो बच गया वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो हो गया हमारा 70 ग्राम। तो मोल्स ऑफ बेंजीन कितना होगा, मोल्स ऑफ बेंजीन, मोल्स ऑफ बेंजीन क्या होता है, गिवन मास। ठीक है, यानी मास हमने बेंजीन का कितना माना है 30 ग्राम, और बेंजीन का एटॉमिक मास कितना गिवन है, मोलर मास, मोलर मास कितना हमें 78। सॉल्व करो कितना आएगा 0.385। सिमिलरली हम क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। ये कितना हो जाएगा 70/154, कितना आ गया 0.45। ठीक, पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ बेंजीन, वो कितना है 0.385 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ बेंजीन यानी 0.385 प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट मीन 0.45। पूरी वैल्यू को रख के सॉल्व करना, पूरी वैल्यू आती है 0.461। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा नियरली इक्वल टू आंसर, वो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर। इनमें से कौन एक गुड कंडक्टर नहीं है। ठीक, तो इनमें से जो हमारा गुड कंडक्टर कौन सा नहीं होता है, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर हमारा NaCl सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में गिवन है ना, ये नहीं होता है। कार्बन मेटल, कोई भी आप जनरली आप कोई भी मेटल लो, वो कार्बन वो करंट को कंडक्ट करते हैं, ये गुड कंडक्टर होता है। NaCl एक्वस सॉल्यूशन में वो भी एक कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को।
NaCl मोल्टेल फॉर्म में भी वो यानी द्रव फॉर्म में भी क्या करता है, वो कंडक्ट करता है। लेकिन अगर वो जब वो सॉलिड फॉर्म में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर सॉलिड, याद रखना सॉलिड मतलब ठोस। ठोस फॉर्म में अगर सॉलिड है, जैसे आपका नमक घर में यूज करते हो, कौन सा आता है, नमक, सोडियम क्लोराइड, क्या उसमें से करंट पास करता है, उसमें से करंट पास नहीं करता है। यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था सिर्फ कौन कंडक्ट नहीं करता है, तो कौन कंडक्ट नहीं करेगा, NaCl इन सॉलिड फॉर्म में। क्वेश्चन है हमारा द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो हमारा जो सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, सेल कांस्टेंट इक्वल टू होता है हमारा कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है ना, इस फॉर्मूले पे 2-3 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। कंडक्टिविटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सीमेन पर मीटर। ठीक, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट, वो होता है पर यूनिट सीमेन, यानी ओम को आप चाहे तो पर यूनिट सीमेन भी लिख सकते हैं। यहाँ से सीमेन सीमेन कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर होगा पर मीटर। ठीक है, हमसे सिर्फ यूनिट पूछा गया है, तो इसको आप चाहे तो पर मीटर कह लो, चाहे तो इसे आप पर सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट कॉपर इज डिपोजिटेड एट। ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर कहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक, तो जो हमारा कॉपर डिपॉजिट होता है वो होता है हमारा कैथोड पर, यानी ऑप्शन नंबर ए। कैसे, देखो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है हमारा कि कॉपर ये होता है कॉपर 2+ में, यानी कॉपर आयन में ब्रेक होता है। और कैथोड पर क्या होता है हमारा, कैथोड पर क्या होता है कि हमें मिलता है क्या चीज, हमें मिलता है कॉपर। कैसे कि ये कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हमें क्या देता है, कॉपर, हमें कॉपर मिलता है। ठीक है, यानी कॉपर कहाँ मिलेगा हमें, कैथोड पर। क्वेश्चन नंबर 25 है इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम 2+ एंड क्लोरीन माइनस आर गिवन। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको हम किस फॉर्मूला से कहते हैं, तो ये होता है हमारा फ्रॉम कोहलरॉस लॉ। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम 2+ प्लस कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। अब देखो थोड़ा बात क्या करना है कि कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 2+ है, और क्लोरीन कितना होगा, तो अगर CaCl2 है तो कार्बन, क्लोरीन कितना, कैल्शियम का एक एटम, क्लोरीन का कितना एटम, 2 एटम। तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 2 टाइम्स कर देंगे ना, क्योंकि एक क्लोरीन एटम की आयन की कनेक्टिविटी कितनी है वो हमें गिवन है, क्लोरीन का कितना आयन है, 2 आयन है। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 टाइम्स कर लेंगे। अब वैल्यू को पुट कर लो, तो कैल्शियम 2+ की है 119, 119 है, और 2 टाइम्स अब क्लोरीन की कर लो, क्लोरीन की कितनी है 76.3। सॉल्व करो तो आएगा 119 प्लस 152.6, पूरी वैल्यू को सॉल्व करो तो वैल्यू आएगी 271.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, तो यहां से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 इफ 965 यानी 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट विल लिबरेट। ठीक है, कितना हमें कॉपर मिलेगा अगर हम 96,500 कूलम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ठीक है, तो इसी तो 1 ऐड करते हैं, 1F की कितनी होती है 96500 कूलम। ठीक, अब देखो क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का हम क्या कराएंगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर 2+ प्लस सल्फ SO2 SO4 2-। अब देखो क्या कर रहा होगा कि कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमें क्या देगा, तब हमें मिलेगा कॉपर। ठीक, यानी कितने चाहिए 2 टाइम्स ऑफ F।
तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, यानी 2 × 96 फैराड चार्ज करंट देंगे तब हमें मिलेगा 63.5 ग्राम। तो अगर हम सिर्फ कितना करंट पास करें 96500 कूलम, तो हमें कितना मिलेगा कॉपर 63.5/2, सॉल्व करो तो कितना आएगी 31.75 ग्राम। ठीक है, यानी यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, एनालोमस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 3D सीरीज आर ऑफ। ठीक है, एनालोमस इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन क्या कहते हैं, जो एक एक्सेप्शन होते हैं ना, जैसे 3D टाइम्स एंड 3D होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसकी एक्सेप्शन होती है उसे कहते हैं हम एनालोमस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वो किस किस के होते हैं, वो होते हैं हमारे कॉपर एंड क्रोमियम के। ठीक है, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे, ठीक है, तो हमें कैसा मिलता है, जैसे आप क्रोमियम का करोगे तो क्रोमियम का होता है जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 24। ठीक, जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे कन्फिगरेशन तो वो आएगा आर्गन 3D5 और 4s1। ठीक, अगर आप करोगे कॉपर का तो कॉपर का जेड की वैल्यू होती है 29 एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो ये आता है आर्गन, ये होता है हमारा 3D10 एंड 4s1। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हम कहते हैं हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड क्या है, डी ऑर्बिटल है। कौन, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। अगर आप बात करोगे कॉपर की तो यहाँ क्या होगा, ये फुल फील्ड है ना, पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी फुल फील्ड डी ऑर्बिटल है। और क्या होता है कि हमारा जो हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड डी ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 4s से। इसलिए पहले कहाँ बढ़ता है, पहले या तो वो हाफ फील्ड पूरा करेगा या तो वो फुल फील्ड पूरा करेगा, और ये क्या होता है, ये दोनों एक्सेप्शन होते हैं। क्वेश्चन 28 है, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज। ठीक है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो होता है हमारा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो आपके उसके वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स भी होते हैं, जैसे देखो फेरस का 2+ भी है 3+ भी है होता है। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, आपके जितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आपको मिलते हैं, फॉर्म वो कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड भी करते हैं, क्योंकि डी जो हमारा डी एलिमेंट्स के सीरीज होते हैं, डी सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो वेरिएबल कलर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्या शो नहीं करते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी क्या नहीं होती है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 29 है, KMnO4 इच एन। ठीक है, KMnO4 क्या है, तो KMnO4 जो होता है वो होता है हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एक अच्छा क्या है, वो एक ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन 30, द नंबर ऑफ आइसोमर फॉर्म्ड बाय C4H9Br। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन है तो इसे कहेंगे हम ब्रोमोब्यूटेन। तो ये इसके कितने आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं ना, कितने आइसोमर हमारे फॉर्म हो सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो होगा हमारा 4। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला हो सकता है हमारा CH3 CH2 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 Br, एक ये फॉर्म कर सकता है। दूसरा क्या और इसके आइसोमर हो सकते हैं कि यहाँ CH3 हो, ये CH2 ब्रोमीन एटम यहाँ जुड़ जाए। ठीक, फिर क्या होगा CH2 Br। ठीक है, यहाँ ब्रोमीन नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर होगा हमारा CH3। क्या होगा ये हो जाएगा हमारा CH3। इसे कहते हैं 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। थर्ड होता है हमारा, थर्ड में क्या होता है, थर्ड होता है ऐसा कि CH3 CH2 CH ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाए ग्रुप और ये बन जाए CH3, इसे हम कहते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक, और फाइनल हमारा क्या बचता, जो फोर्थ हमारा बनता है इसका आइसोमर वो होता है CH3 CH, तो CH3 CH3 और ब्रोमीन।
ठीक, ये होता है हमारा फाइनल, यानी टोटल कितने आइसोमर फॉर्म कर सकता है ये 4। क्वेश्चन नंबर 31 है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ addendum, the molecules to be added adds on the carbon atom of the double bond containing the least number of hydrogen atom. This rule is called, ठीक है, इस रूल को हम क्या कहते हैं? इस रूल को हम कहते हैं मार्कोनिक रूल। ठीक है, मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल देख लो कि जैसे मान लो एक क्या है, कार्बन का डबल बॉन्ड बनाया CH3, ठीक, इसको क्या करते हैं, इसको मान लो हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या कहता है, इसमें कहता है कि ये तो पहले ब्रेक करेगा H+ और Br- में। अब बताओ कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बन का, ठीक है, प्रोपीन, अब प्रोपीन में किधर कौन सा कह रहा है कि जिधर लॉन्गर जो हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जिस साइड लॉन्गर कार्बन एटम का चेन होगा वो बन जाएगा हमारा प्लस, और जिधर कम कार्बन है उधर हो जाएगा माइनस। यानी क्या होगा कि जिसके पास लिस्ट हाइड्रोजन है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, सॉरी ये डिपेंड करता है कि जिसके पास ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के किस साइड ज़्यादा हाइड्रोजन है, जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उधर माइनस साइन आएगा, जिधर ज़्यादा कम हाइड्रोजन होगा उधर प्लस आएगा। तो अब क्या करेगा, ये ब्रोमीन जुड़ेगा इसके साथ और ये हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके साथ, तो हमारा क्या रिएक्शन बन जाएगा, हमारा बन जाएगा CH2H जुड़ गया, ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, अब बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH-Br और ये हो जाएगा CH3। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, एल्काइल हैलाइड आर इमिसिबल इन वाटर थ्रू दे आर पोलर बिकॉज, ठीक है, एल्काइल हैलाइड वो वाटर में इमिसिबल है, यानी उसमें अघुलनशील है, यद्यपि वह द्विध्रुवीय होते हैं, भले वही पोलर कंपाउंड क्यों ना हो। ऐसा क्यों होता है एल्काइल हैलाइड के साथ? तो आपका जो एल्काइल हैलाइड है, ठीक, तो क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड जो आपका क्या नहीं करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है वाटर के साथ, ठीक है, इसलिए, ठीक है, क्या है कि आपका जो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, जिसका आप अगर आपका जो एल्काइल हैलाइड होगा वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है वाटर के साथ, इसलिए क्या होता है, वो वाटर में क्या होता है, इमिसिबल है, इसलिए उसमें घुलता नहीं है, ठीक है, जबकि आपका एल्काइल हैलाइड क्या होता है, वो आपका एक पोलर कंपाउंड होता है, इसलिए फिर भी। आते क्वेश्चन नंबर 33 में, 33 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, ठीक है, कौन सा रिएजेंट हम यूज नहीं कर सकते हैं, किसके लिए, टू ऑक्साइड प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, यानी प्राइमरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाते हैं, लेकिन हम कौन से रिएजेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर बी, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। अब सोचो क्यों, अब देखो क्या होता है कि एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक, याद रखना, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक, प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, क्रोमियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, ठीक, ये भी क्या फॉर्म करता है, एल्डिहाइड, ठीक है, रिएक्शन रिवाइज जरूर करना। आपका चाहे बात करो PCC यानी प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, ये भी फॉर्म करता है हमारा एल्डिहाइड। अगर आप बात करें कॉपर, ठीक है, एट 573 केल्विन पर, तो ये भी क्या फॉर्म करता है, ये भी फॉर्म करता है सभी का सभी एल्डिहाइड। बस एक KMnO4 है, वो सिर्फ क्या नहीं करता, बस वही एक ऐसा है रिएजेंट है जो कि एसिडिक मीडियम होता है, इन एसिडिक मीडियम में वो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड नहीं बनाता है। क्वेश्चन 34 है, फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर गिव ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ, यानी फिनॉल को हम जब बहुत ज़्यादा ब्रोमीन जल में अभिक्रिया कराते हैं तो एक श्वेत अक्षेप हमें प्राप्त होता है, यानी एक वाइट प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होता है, उससे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, तो ये होता है हमारा फिनॉल, ठीक है, OH, इसको क्या करें, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर, ठीक है, कितना एक्सेस, तो बहुत ज़्यादा आप ब्रोमीन वाटर दोगे
तो क्या होता है, ये फिनॉल ग्रुप में आपका OH ग्रुप यहाँ जुड़ेगा, ब्रोमीन ग्रुप कहाँ जुड़ता है, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर, ठीक है, 2 ऑर्थो इस पोजीशन में हमारा जुड़ जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। नंबरिंग आप पे कैसे करता है, नंबरिंग आपको पता है, यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। कह रहा है C6H5OH, ये क्या है, फिर से एक फिनॉल ग्रुप है। फिनॉल ग्रुप को आप फिर से देख सकते हैं C2H5 MgBr के साथ। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट ए मिलेगा वो फाइनल प्रोडक्ट ए क्या होता है, तो इसका क्या होता है, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है इथेन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। अब देखो रिएक्शन क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया हमारा फिनॉल ग्रुप, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं C2H5 MgBr के साथ, MgBr के साथ, तो हमें क्या होता है, ये M प्लस और C2H5 माइनस में ब्रेक होता है, O के ऊपर आएगा माइनस, H पे प्लस। फाइनल रिएक्शन क्या बनता है, फाइनल रिएक्शन होता है कि हमारा जो O पे क्या था माइनस, ठीक है, तो उसके साथ कौन सा ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, MgBr, और हमारा क्या बच जाएगा, C2H5 में एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो बन जाएगा C2H6, जिसे हम कहते हैं इथेन। क्या होता है, इथेन। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये था हमारा आज केमिस्ट्री सेट 5, दैट मीन्स लास्ट सेट का सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सिर्फ रिवीजन, हर चैप्टर का फिजिक्स में, मैथ में, ठीक है, सब्जेक्ट्स का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, और क्या क्या रिएक्शंस याद रखने चाहिए आपको, क्या क्या इंपॉर्टेंट MCQ आपको पता होना चाहिए आपको, इस पर हम आप नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि अब एग्जाम के लास्ट टाइम पे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है, कि कैसे एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ, ठीक है, और उस एग्जाम के प्रेशर को भी आप झेल पाओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे तो आप हो ही, कब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर से बता रहा हूँ कि हमारा जो भी हर वीडियो का PDF क्या होता है, आपको कहाँ मिलता है, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप और उसके चैनल पर, ठीक है। हमारे चैनल में क्या है कि हम आपको सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन ही नहीं देते हैं, वीडियो सॉल्यूशन का जो PDF होता है वो भी हम आपको देते हैं, ताकि आप लास्ट टाइम पे रिविजन कर पाओ।